पॉडकास्ट विद सौरभ राय में आज हमारे खास एपिसोड में हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें झारखंड के लोग राजनीति का चाणक्य के रूप में भी इन्हें पुकारते हैं। इनका नाम ही है झारखंड का चाणक्य। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर पश्चिम से विधायक और पूर्व मंत्री रहे सरयू राय जी की। इनके बारे अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले इनका नाम आता है। यह एक ऐसे नेता है झारखंड के जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आवाज बेहद ही बुलंदी रूप से रखते हैं। देश का सबसे बड़ा और पहला चारा घोटाला का अगर किसी ने खुलासा किया था तो वो है सरयू राय। आज हम इनसे झारखंड की राजनीति को लेकर, इनकी राजनीतिक जीवन और कई खट्टी मीठी बातें करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो पहला प्रश्न रहेगा, क्योंकि झारखंड के लोग आपको सरल सहज व्यक्तित्व के कारण पसंद करते हैं, तो कई युवाओं का मेरे से सवाल था कि जब भी सरयू राय जी से आप भेंट करेंगे तो प्रश्न कीजिएगा कि कैसे राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू की थी। सर, हम जानना चाहेंगे कि राजनीति में अपने कदम कैसे रखा था? पहले विद्यार्थी जीवन में हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी के साथ काम करते थे। 1974 में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ, जिसने पहली बार भारत में केंद्र की सरकार को पलट किया था। उस आंदोलन में हम लोग शामिल हुए। जयप्रकाश जी का नेतृत्व था, संपूर्ण क्रांति का नारा था, बदलाव के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, तो उसमें हम लोग शामिल हुए। उसके बाद सरकार बदली, मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी, तो मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का बिहार का संगठन मंत्री बनाया गया। उससे ही मैंने राजनीति के क्षेत्र में काम किया। उसके पहले विद्यार्थी परिषद में, आरएसएस में हम लोग अपनी अपनी भूमिका में सक्रिय रहते थे। वो सीधा राजनीति में आना उस आंदोलन के बाद ही हुआ। सर, आपने कभी सोचा था कि एक विधायक मंत्री तक का भी सफर आप तय कर लेंगे? नहीं, हम लोग शुरू में राजनीति में आए थे तो उस समय सिद्धांतनिष्ठ राजनीति होती थी, विचारधारा की राजनीति होती थी। हम सभी चाहते थे कि हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा मजबूत हो। इसके लिए हम लोग जनता के बीच में काम करते थे, और मजबूत विचारधारा होगी तो निश्चित रूप से संसद में, विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। आरंभ में तो हम लोगों के मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि उस समय निर्णय व्यक्ति नहीं लेते थे, निर्णय संगठन लेता था। मैं तो आरएसएस के साथ काम करता था। उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे राजनीति में जाना है, तो मैं जनता युवा मोर्चा का संगठन मंत्री बना। इसी तरह से कौन कब किस पद पर रहेगा ये सब संगठन तय करता था। उसमें संगठन की अलग भूमिका होती थी और विधायक दल की अलग भूमिका होती थी। तो हम तो मान के चलते थे संगठन जब तय करेगा तो हम लोग विधानसभा के लिए, संसद के लिए चुनाव लड़ेंगे। बहुत दिनों के बाद तय किया, तो उसमें स्थिति यही थी। इसके पहले से कोई ऐसी महत्वाकांक्षा लेकर मैं राजनीति में नहीं आया था। मुझे कुछ हो जाना है, बन जाना है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बेहद ही पुराना संगठन है, देश सेवा के लिए जाना जाता है, लेकिन जिस समय आप लोगों ने आरएसएस से जुड़ने का फैसला लिया था उस टाइम कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी पूरे देश भर में, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा कि आरएसएस के साथ काम करेंगे, बीजेपी में जुड़कर भी आगे का सफर? मैंने काम शुरू किया, आरएसएस का स्वयंसेवक बनने, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बने। उस समय संघ बहुत मजबूत नहीं था। ये बात मैं 1966 की बात कर रहा हूँ, और हम लोग कॉलेज में थे तभी विद्यार्थी परिषद भी कोई बहुत मजबूत संगठन नहीं था। बहुत लोग आरएसएस के बारे में जानते भी नहीं थे उस समय। हम लोग तब से काम कर रहे थे। सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस हमेशा ही खिलाफ रहती थी आरएसएस। तो हम लोग शुरू से ही विपक्षी वातावरण में ही अपना काम किए। आज के दिन में तो स्थिति ऐसी बनी है कि आरएसएस और बीजेपी, विद्यार्थी परिषद सब मुख्य धारा के संगठन हो गए हैं। पहले ये बात नहीं थी, इसलिए हम लोग पसंद था, विचारधारा पसंद थी, इसलिए हम लोग इसीलिए काम करते थे। सर, एक दौर ऐसा आया आपके, अगर हम गलत नहीं है तो आप उस टाइम एमएलसी हुआ करते थे,
जब चारा घोटाला हुई थी पूरे बिहार राज्य में, और ये उस टाइम कहा जाता था कि लालू यादव बेहद पावरफुल नेता है, मुख्यमंत्री थे बिहार जैसे राज्य के, तो उनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना, कैसे आप सोचे कितने बड़ी पर्दाफाश करेंगे चारा घोटाला? यानी हम लोगों ने जो काम किया ये मानकर नहीं किया कि हम किसी घोटाला का पर्दाफाश कर रहे हैं। मैं उसमें एमएलसी भी नहीं था, मैं तो बीच में बहुत दिनों तक राजनीति से अलग था, पत्रकारिता में था, नवार टाइम्स के साथ काम करता था। तो उस समय मैं बजट पर, योजना पर लिखता था। इसी दौरान मुझे सूचनाएं मिली कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। मैंने भाजपा ज्वाइन किया 1993 में दोबारा, और मैंने इस मामले को उठाया। लालू जी तो हम लोग बहुत पुराने परिचित थे, अच्छे संबंध थे, जेपी आंदोलन भी साथ में थे, उसके बाद भी भेंट मुलाकात होना था। तो मैंने इन बातों की सूचना लालू जी तक पहुंचाई, लिखा भी, कोई असर नहीं हुआ। तो धीरे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और सबूत मिलते गए। मैंने तो 1994 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पशुपालन विभाग में घोटाला हो रहा है, खजाना से अवैध निकासी हो रही है। उसमें कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, ये संभव ही नहीं है कि खजाने से अवैध निकासी हो रही। जब 1996 में सीएजी की रिपोर्ट आई तो मैं जो कहता था सब उससे साबित हो गया। उसके बाद ये मामला बड़ा बना, हम लोग हाई कोर्ट गए, सीबीआई की जांच हुई। तो धीरे धीरे ये विषय अगर सरकार ने उस समय मान लिया होता, गलती हो गई है, सुधार लेती, तो कोई बहुत बड़ा घोटाला की बात नहीं आती। मगर सरकार अड़ी रही, लालू जी मुख्यमंत्री थे, भी अड़े रहे, कोई कुछ भी कहीं गड़बड़ नहीं है, गलत नहीं है। और जब सीबीआई की जांच हुई, हम लोग हाई कोर्ट गए इसके लिए, तो सारी बातें सामने आ गई। तो हुआ कि बहुत बड़ा घोटाला है। हम लोगों ने शुरुआत में अनियमितताओं को लेकर ही पहल किया था। उन्होंने मानते थे कि हम लोग मित्र हैं लालू जी, उनकी सरकार चल रही है, गैर कानूनी सरकार बहुत दिनों बाद बिहार में बनी है, इस सरकार को चलना चाहिए मजबूती के साथ। इसलिए सरकार में कोई गलत काम हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। हम लोग कोई लालू जी के खिलाफ आवाज़ उठाए ऐसा नहीं था। हम लोगों ने तो सहानुभूति में उनकी सरकार बढ़िया चले इसके लिए आवाज़ उठाया था, मगर वो माने नहीं, सरकार मानी नहीं, मामला आगे बढ़ा। इसमें से बहुत बड़ा घोटाला निकला। फिर हम जानना चाहेंगे क्या उस टाइम बिहार सरकार और लालू यादव जी के द्वारा आपको किसी प्रकार का प्रेशर पहुंचाया कि ये दबा दिया जाए? नहीं, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि लालू जी को भी अधिकारियों ने जो सूचना दी थी वो बिल्कुल निश्चिंत थे कि नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। और लालू जी तो उस समय बहुत मजबूत मुख्यमंत्री थे, उतना मजबूत मुख्यमंत्री बिहार झारखंड में कोई हुआ नहीं। एक बार भी लालू जी ने हम लोगों के पास संवाद नहीं भेजा, न हम लोगों को नुकसान कराने की चेष्टा किया। और उस समय राजनीति में संस्कृति भी ऐसी थी कि विपक्षी बात भी सुनी जाती थी, असहमति की आवाज़ को भी सुना जाता था। इसलिए एक विशेष स्थिति थी, लालू जी ने कभी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। सर, कई लोग जानना चाहते हैं कि आरएसएस के इतने पुराने स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के नाते आपने आरएसएस से दूरी बना ली, बीजेपी से दूरी बना ली, तो क्या कारण रहा? क्या आने वाले समय में आरएसएस की तरफ कुछ करेंगे? आगे क्या भविष्य है? नहीं, आरएसएस से अभी भी दूरी नहीं है, उनके कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं। अब मैं बीजेपी में था, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उनसे मतभेद हुआ और उन्होंने मतभेद को इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने कहा कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। तो मैंने तो सभी भाजपा के नेताओं से कहा था कि यदि आपको मुझे विधानसभा का टिकट फिर से नहीं देना है तो आप मुझे पहले बता दीजिए, मैं ही घोषणा करूंगा कि भाई बहुत हो गया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, संगठन का काम करूंगा। और ये भी नहीं किया। मैं लगातार प्रदेश के नेताओं से बात करते रहा, वे हमेशा कहते थे कि नहीं आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। और अंत में मुझे लगा कि मेरे साथ छल किया जा रहा है, तो मैं तो दिल्ली गया, राजनाथ सिंह से मिला, पार्लियामेंट्री बोर्ड में मामला उठा और मैंने कहा था कि भाई मेरे साथ छल होगा, धोखा होगा तो मैं उसी आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा जिसने स्थिति पैदा की है।
तो अंत तक इन लोगों ने क्लियर ही नहीं किया। एक दिन नॉमिनेशन का था, तब तक क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने तय किया कि नहीं, मेरे साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, तो मैं रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। और उसमें चुनाव लड़ना निर्देशित रूप से स्वाभाविक था, मैं भाजपा से अलग हो गया। तो भाजपा से अलग होने की पृष्ठभूमि यही है, कहीं कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, आरएसएस से तो बिल्कुल ही नहीं है। और मैं निर्दलीय रहा 5 साल, उसके बाद मैं जनता दल के साथ गया। जनता दल भी एनडीए के साथ है, तो घुमा फिरा के तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आज हैं, मगर पहले जैसी स्थिति नहीं है। इसलिए कोई आरएसएस भाजपा सद्भाव नहीं। पहले भी हम लोग काम करते थे बिहार में, जेपी आंदोलन में। मैं तो उसके बाद कई कारणों से मैं 1984 से 93 तक राजनीति से बाहर रहा। मैं 1980 से 84 तक एक बिहार था, उसमें जनता पार्टी जो थी, तो जनता पार्टी का मैं प्रदेश का महामंत्री था। कुछ ऐसी उत्पन्न हुई, मैंने तय किया कि अब राजनीति बहुत हो गया, राजनीति नहीं रहेंगे, तो मैं अलग हो गया। पत्रकारिता किया, सामाजिक काम किया, पत्रकार के नाते मेरा एक्रेडिटेशन भी हो गया। फिर लोगों ने कहा, गोविंदाचार्य जी और लोगों ने कि तुम बहुत दिन बाहर रह लिए और साथ काम करने के लिए, तो ये कहीं कोई जुड़ाव नहीं है। और हम लोग की पृष्ठभूमि में भी जनता पार्टी बनी, उसमें भी सोशलिस्ट पार्टी थी, लोक दल था, सारे लोग मिल करते, जनता पार्टी में सही मिल करते। तो कोई भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या समाजवादी जो विचारधारा है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं देखा हम लोगों ने। दोनों से ही हमारे बराबर के संबंध थे। इसलिए आज मैं जनता दल यू के साथ हूँ, तब भी नहीं लगता है कोई वैचारिक मतभेद की स्थिति है। और अब तो जो राजनीति है उसमें विचार का बड़ी कम महत्व रह गया है। अब तो सरकार बनाने की राजनीति हो रही है। पार्टियां दिल्ली में या राज्यों में वही काम करती हैं जिनसे सरकार बन सके। पहले बदलाव की बात होती थी, सैद्धांतिक रूप से हमारे सिद्धांत के समर्थक अधिक हों, सत्ता में आए। आज स्थिति बदल गई है, आज सत्ता प्रमुख हो गई है। सत्ता में आने के लिए सारे समझौते भीतर बाहर होते हैं। इसलिए कोई अब अनहोनी नहीं है कि भाजपा में रहना है कि जनता दल में रहना है। कोई अंतर वैचारिक रूप से भी नहीं है और व्यवहारिक रूप से भी नहीं है। सर, आपकी चर्चा एक राष्ट्रीय नेता के रूप में तब हुई जब आपने एक सिटिंग सीएम को हरा दिया। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव हुए और एक कांग्रेस के मंत्री को भी आपने हरा दिया। तो लोगों में चर्चा होती रही है कि सरयू राय जी एक ऐसे नेता है जिन्हें अपने नाम की वजह से जाना जाता है, ना कि कोई राष्ट्रीय या किसी राजनीतिक दल से। इसमें आप क्या सोचते हैं? ठीक, घटनाएं ऐसा होती हैं। रघुवर दास के खिलाफ में चुनाव लड़ा निर्दलीय, तो मैं ये मान के नहीं लड़ा था कि मैं उनको हरा ही दूंगा। हमारा अपना भरोसा था, मुझे लगा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, तो इस नाते मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को बताकर मैंने वहाँ चुनाव लड़ा। निर्दलीय था, जनता ने मेरे को विश्वास किया। जमशेदपुर पूर्वी से उन्होंने मुझे जिता दिया। उसी तरह से जमशेदपुर पश्चिम से मैं इस बार चुनाव लड़ा। मैं तो पूर्वी से ही चुनाव लड़ना चाहता था। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ही ये कहा कि नहीं, हमारी बात मानिए, पश्चिम की सीट कठिन है, आप वहाँ चले जाइए, पूर्वी तो हमारा कोई भी जीत जाएगा। उनके कहने पर मैं पश्चिम में गया और चुनाव के 15-20 दिन पहले गया तो माने जाते थे स्वास्थ्य मंत्री थे बन्ना गुप्ता, उनके खिलाफ मैंने कई सवाल उठाए थे, भ्रष्टाचार के सवाल उठाए थे, और वो अपने आप को बहुत मजबूत मानते थे। तो उनसे भी मैं लड़ा जनता दल के उम्मीदवार के नाते। तो सिंबल भी जाना पहचाना नहीं था, क्योंकि वहाँ तो क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी है, तो वहाँ तो जो कांग्रेस के विरोधी हैं वो भाजपा का कमल फूल ही जानते हैं। तो मैं तो बिल्कुल नए चुनाव चिन्ह पर लड़ा। लोग पूछते भी थे कि कमल है नहीं यहाँ, फिर भी लोगों ने मेरे साथ जोड़ा, मेरे चुनाव चिन्ह को वोट किया, मैं जीत गया। तो ये जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ के लोगों का भरोसा है, विश्वास है। दोनों ही चुनाव में अलग लड़ा, अपने ही बूते पर लड़ा। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, मैं तो इसका विश्लेषण नहीं करता हूँ। एक ख़ास परिस्थिति आई, मुझे दोनों चुनाव लड़ने पड़े। दोनों चुनाव में जनता ने मेरे पक्ष में समर्थन किया, मैं जीत गया।
सर एक चर्चा ये भी होती है कि जो अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव बीत गई, इससे आपके और रघुवरदास परिवार में कहीं ना कहीं जो दूरियां थी वो दूरियां पाट दी गई है, क्योंकि आपने उनके जो पुतौह है उनको भी आशीर्वाद दिया था और कहा जाता है कि आपके आशीर्वाद से ही उन्होंने जीत का परचम लहराया। नहीं, ऐसा नहीं है। जमशेदपुर पूर्वी जो विधानसभा क्षेत्र है वो भाजपा का प्रबल समर्थक विधानसभा क्षेत्र है। भाजपा किसी को खड़ा करेगी वहाँ से जीतेगा। मैं ही निर्दलीय खड़ा हुआ और मुख्यमंत्री भाजपा के थे वो हार गए, एक अपवाद वहाँ के लिए था। वो रघुवरदास से मेरा जो मतभेद है उनके परिवार से कोई मतभेद नहीं है। वो लड़की है, युवा है, उसको टिकट मिला तो साथ में कैंपेन करना था। आई उन्होंने मेरा पैर छुआ, मैंने भी आशीर्वाद दिया। अभी भी विधानसभा में भी मिलती हैं, पहली बार आज भी मिला तो अभी उन्होंने मुझे पैर छू के नमस्कार किया। ये उनका संस्कार है। कोई दूरी जो पहले थी रघुवरदास जी से कोई कम या अधिक होने की बात नहीं है। कोई हम लोग आज 5-6 साल से बातचीत की नहीं है, नमस्कार बनाना नहीं है, एक साथ मिलना जुलना भी कभी नहीं है। इसलिए वो चीज़ें अपने की जहाँ थी वहाँ हैं। और ये चुनाव से उस दूरी के घटने बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उनकी बहू जीती हैं वहाँ से, उनकी बहू हैं तो हम लोगों के लिए भी बहू की जैसे ही हैं, इसलिए उनके साथ कोई दुराव नहीं है। वो भी आदर प्रदर्शित करते हैं, वो भी स्नेह प्रदर्शित करते हैं उनके साथ। जहाँ तक उनके बहू के विधायक होने का बात है, ये स्थिति है। रघुवरदास जी के साथ कहीं संबंधों में कोई पहले से अंतर नहीं आया, पहले जैसे। फिर चूंकि आप अभी वर्तमान में जेडीयू के विधायक हैं, जेडीयू को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं झारखंड में, हाल फिलहाल में बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं। सरयू राय जी के क्या कुछ रोल रहेगा बिहार चुनाव में जेडीयू? बिहार में जनता दल तो मजबूत पार्टी है। उनको लगेगा कि मेरी कोई भूमिका होनी चाहिए, मुझसे कहेंगे, मैं जरूर जाऊंगा। जितना बिहार की जनता दलियो है वो मुझे उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उतना मैं इन्वॉल्व होऊंगा। नहीं चाहेगी तो आराम से वो जैसा अपने राज्य में वैसे रहेंगे। जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार जी और आप छात्र जीवन से एक साथ थे। आप लोग दोनों को ही कहा जाता था कि युवा नेता से चढ़कर आप मंत्री और विधायक और वो मुख्यमंत्री तक का सफर तय किए हैं। उस जमाने में युवा नेता और आज के समय में जो नेता बन रहे जो युवा है, कितना अंतर पाते हैं? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो कि युवा? नीतीश कुमार जी और हम दोनों सहपाठी थे। ये 11वीं कक्षा से ही हम लोग साथ मिलते थे। हम लोग की व्यक्तिगत मित्रता थी। राजनीतिक विचार के नाते उस समय भी वो समाजवादी थे, समाजवादी विधानसभा के थे और मैं विद्यार्थी परिषद के लिए काम करता था। तो ये वैचारिक मतभेद के बाद भी हम लोगों से व्यक्तिगत संबंध मधुर रहे, अच्छे रहे और आज तक वैसे ही हैं। वो अपनी जगह हैं, राजनीति से कोई लेना नहीं है। मगर मैं निर्दलीय था तो नीतीश जी ने मुझसे कहा कि अच्छा नहीं लगता है, आप अकेले घूम रहे हैं, साथ आइए, वो साथ मिलकर काम करेंगे। तो उनके साथ चला गया। वैसे भी जब एनडीए बना था बिहार में 1999 में, उसमें भी नीतीश जी की समता पार्टी थी, जनता दल था, रामविलास पासवान जी की भी लोजपा पार्टी थी, भाजपा थी, मिलाकर बना था। मैं उसमें भाजपा का महामंत्री था बिहार का। और एनडीए बना तो पहला उसका संयोजक मुझे बनाया गया। नीतीश जी ने प्रस्ताव रखा था, सबने माना। तो एनडीए के साथ नीतीश जी के साथ मेरा पुराना जुड़ाव है। व्यक्तिगत संबंध अलग है और राजनीतिक संबंध अलग है। अब तो हम लोग एक पार्टी में ही हैं, तो हम लोग के नेता हैं। सर, मैं एक युवा हूँ तो एक सवाल करना निश्चित तौर पर स्वाभाविक है कि जब हम युवा किसी बात को लेकर स्ट्रेस हो जाते हैं तो कई सारे स्ट्रेस बूस्टर हैं, जैसे कि कोई गाना सुनता है, कोई मूवी देखने जाता है, कोई दोस्तों के साथ कहीं चाय की टिप्पणी पर चाय की चुस्की भी लेते हुए नजर आता है। आप राजनेता हैं, कई ऐसे समय आते हैं जहाँ पे आप भी स्ट्रेस रहते हैं, चिंता रहती है, उस समय आप क्या करते हैं? तो चिंता रहती है हर आदमी के जीवन सफर में, ऐसी घटनाएं आती हैं, चिंता होती है। चिंता होती है कि आदमी उसको पी लेता है, दोस्तों के साथ ही मिलता है, बैठता है, अपने दुख दर्द को बांटता है। यही होता है जो सबके साथ होता है, वही हमारे साथ भी होता है। जिनसे घनिष्ठ संबंध है
उन्हीं के साथ बैठता है आदमी, शेयर करता है, मन हल्का होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एक दूसरा पहलू के बारे में जानना चाहेंगे कि सभी की कोई प्रख्यात एक्टर से लगाव होता है या सिंगर से लगाव रहता है, तो आपके जीवन में कौन से वो एक्टर हैं जिनकी मूवी आप देखना पसंद करते थे या अभी देखते कोई हैं? एक्टर के नाते कोई पसंद है। पहले तो हम लोग छात्र जीवन में थे, वो मूवी देखते थे, उसमें तो दिलीप कुमार, राज कपूर, यही लोग हुआ करते थे, ऐसे नेता थे। बाद में एक समानांतर फिल्में आई जिसमें अमरीश पुरी, शहनाज में यादव ने काम किया, तो हम लोग उसको देखते थे। और हमेशा ऐसे हमने महसूस किया है कि जितनी फिल्में पहले जिनको राष्ट्रपति अवार्ड आज मिलता था, वो देखने में उतनी रुचिकर नहीं होती थी। तो हम लोगों के समय के जो भी कलाकार रहे हैं, मुख्य रूप से देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार, ये मशहूर लोग थे, तो इनकी एक्टिंग देखता था आदमी और लाजवाब एक्टिंग इनकी हुआ करती थी। उस नाते ही हम लोग फिल्म देखते थे, फिल्म में जाते थे, उसकी चर्चा भी होती थी, केवल एक्टरों की ही नहीं होती थी, संगीतकारों की भी होती थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे या और कई लोग थे इनके समानांतर। हम लोग किस फिल्म में किसने संगीत कौन दिया है, किसका संगीत बेहतर है, वो संगीत उस सिचुएशन के अनुरूप है कि नहीं है, तो उसमें इन सब चीज़ों पर बात होती थी, बहस होती थी। कोई हीरो हीरोइन के ऊपर बात कम होती थी, फिल्म की पटकथा कैसी है और उसे जो नायक है या जो खलनायक है, खलनायकों की भी अच्छी जमात थी पहले हुआ करती थी। तो या पहले जो फिल्मों में कॉमेडियन होते थे, जॉनी वॉकर जैसे लोग, तो ये लोग भी आला दर्जा के एक्टर हुआ करते थे। तो उस समय था, एक समय था, अब तो फिल्मों में बहुत रुचि नहीं रहती है। कभी किसी फिल्म के बारे में देखा सुना, तब तो हर आदमी के मोबाइल पे और घर में उपलब्ध है, तो ऐसी कोई फिल्म आती है वो चले जाते हैं, मगर किसी एक्टर के नाम से फिल्म में वो नहीं जाते हैं। आज की स्थिति है। भ्रष्टाचार को आपने काफी बुलंदी से उठाया है। झारखंड में वर्तमान समय को आप कैसे देख रहे हैं? कई हाल फिलहाल में भी कई सारे भ्रष्टाचार को आपने उजागर किया है, जैसे बन्ना गुप्ता जी की ही अगर हम नाम ले लें, तो कई सारे भ्रष्टाचार को आपने उठाने का क्योंकि पहले की सरकारें होती थी, ये मानती थी कि गलत काम हमसे हो रहा है, किसी ने हमको बता दिया तो हम इसको ठीक कर लेंगे। तो पहले बड़ी आसान था, हम लोग बात उठाते थे, सरकार के पास जाता था, सुधार भी होता था। आज स्थिति ये है कि आज की सरकार में बैठे हुए लोग हमको भ्रष्टाचार करना ही है, इसी की योजना बनाकर सरकार में काम करते हैं। बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि कोई सोया हुआ है तो आप उसको जगा सकते हैं, कोई जगा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है तो उसको तो जगाने का कोई मतलब नहीं है। तो भ्रष्टाचार के मामले में यही स्थिति हो गई है कि आज का हर व्यक्ति जानता है कि आचरण भ्रष्ट आचरण है। मगर जो आज की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो गया है, उसमें राजनीति भी एक कैरियर के रूप में ली जाने लगी है। कोई भी आता है तो वो विधायक या सांसद बनने के लिए राजनीति में आता है, पहले वो संगठन का काम करने के लिए आते थे। तो ये स्थिति नेतृत्व के स्तर पर बदल गई है। हमने तो दो ही मुद्दों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था, एक भ्रष्टाचार है जो नहीं होना चाहिए सरकार के भीतर, और दूसरा पर्यावरण का संरक्षण है या प्रदूषण की खिलाफत है। तो इन दोनों विषयों पर मैं काम करता हूँ। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। अधिकांश लोग सरकारों में उनको अच्छा नहीं लगता है, वो पसंद नहीं करते इन सब चीज़ों को। तो मुझ पर इसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो काम हमने तय किया वो काम करते हैं, किसी को अच्छा लगे किसी को अच्छा नहीं लगे, इसकी परवाह किए बिना हम करते हैं। सर एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहेंगे, चूंकि अभी आप जेडीयू में हैं, जेडीयू और बीजेपी इंटैक्ट है, एनडीए के तहत ही दोनों राजनीतिक दल आती है, तो क्या पहले की तरह ही झारखंड के जो कुछ बीजेपी के बड़े नाम हैं, वो जो भ्रष्टाचार भी किए हैं, उनके खिलाफ आप बोलेंगे? सांसद हैं और कोई बड़े चेहरे थे। भ्रष्टाचार की बात हम तभी बोलते हैं व्यक्तिगत जीवन में, तो व्यवसाय में तो हर व्यवसायी ऊंच नीच करता है। हम लोग भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं कि जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा है
जिसकी भूमिका इन गलत कामों को रोकने में है और गलत काम को प्रोत्साहन दे रहा है। और इस श्रेणी में जो आता है वही तो अपनी सरकार थी, रघुवर दास जी के समय में गलतियाँ हुई थी, मैंने टोका था, बोला था, इसीलिए मैं भेज हुए थे। उस स्तर पर तो हम जरूर बोलेंगे, मगर ऐसा नहीं है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में, किसी के व्यावसायिक जीवन में, किसी के प्रोफेशनल जीवन में जो उसका आचरण है उसको हम लोग सरकार या राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाएं। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। हर व्यक्ति कमाता है, 2 पैसा कमाता है, उस चीज़ करता है, तो वो इस भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता। जो सरकार में बैठा हुआ है, वो सरकार में निर्णायक स्थिति में बैठा हुआ है, जिसके आचरण से समाज जीवन पर प्रभाव पड़ता है, योजनाओं पर प्रभाव पड़ता है, तो मैं भ्रष्टाचार के उन्हीं मुद्दों को उठाता हूँ। ऐसा नहीं कि नुक्ताचीनी के लिए कहीं खोजते रहिए, ऐसा भी आदमी क्या कर रहा है उसको पकड़िए, देखिए। तो मेरा भ्रष्टाचार का जो अभियान है उसी तक सीमित है। तो आपने देखा किस प्रकार से सरयू राय जी ने अपने राजनीतिक सफर के बारे भी आप लोगों को बताया है। सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, राजनीति जीवन में ऐसा कौन सा क्षण आया था जिसमें आपको लगा था कि नहीं, अब हमको राजनीति से अलविदा ले लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा कोई क्षण आया? नहीं, पहले तो हम लोग राजनीति में जाने के इच्छुक ही नहीं थे। राजनीति में गए, कई बार ऐसे क्षण आए, मतभेद आए, तभी तो मुझे भाजपा से अलग होना पड़ा। जनता पार्टी थी, जनता पार्टी में चंद्रशेखर जी हम लोग के प्रिय नेता थे, हमसे बहुत अच्छे संबंध थे, वो अध्यक्ष थे। जनता पार्टी छोड़ना पड़ा मुझे 84 में। तो ऐसे क्षण आते हैं, आते तो छोड़ देता है आदमी। आज की स्थिति में ये लगता है कि हम लोगों के जैसे व्यक्ति की बहुत उपयोगिता राजनीति में नहीं रह गई है। अब हम लोग हैं, मगर लोग कहते हैं कि नहीं, आप लोग जो करते हैं उसको करना चाहिए। ऐसे कोई नहीं आए तो उससे ऊब कर आदमी राजनीति छोड़ दिया। थोड़ा आदमी छोड़ दिया था, कोई ऐसा नहीं कि आदमी घूमते रहे कि भाई स्थिति आ गई है हम छोड़ दें। मुझे जब भी लगा ये पानी नाक के ऊपर जा रहा है तो मैं उसको छोड़ दिया। धन्यवाद सर, अपना समय देने के लिए। आपने देखा कि किस प्रकार से सरयू राय जी ने अनछुए पहलुओं को भी आप लोगों तक साझा किया है। इन्होंने कहा किस प्रकार से भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते हुए कई बार ऐसा पल भी आया जब लगा कि अब राजनीति से अलविदा लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये अड़े रहे। बेहद ही ये एक सफ़र आप लोगों के लिए मोटिवेशनल चीज़ भी होगी, किस प्रकार से एक राजनेता सिर्फ और सिर्फ पद के लिए नहीं बल्कि एक विचार को लेकर ही आगे बढ़ा है। पॉडकास्ट विद सौरभ राय के लिए मैं सौरभ राय, सहयोगी सुवेश सिंह के साथ रांची।